नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह और मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज पोलैंड के दौरे पर जाएंगे। 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये पोलैंड दौरा होगा। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर जाएंगे। 45 साल बाद ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड का दौरा करेगा। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी 23 अगस्त को उनका यूक्रेन में कार्यक्रम है। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे। और बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का है सीमेंट प्लांट। सुबह 11:45 पर 5 कालिदास मार्ग से करेंगे उद्घाटन। वही दोपहर 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर जाएंगे मुख्यमंत्री। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम। शहीद अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोपहर 4 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर अनावरण होगा। तो अहम जानकारी सामने आ रही है और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बात करें तो 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का सीमेंट प्लांट है और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई सारे कार्यक्रम है और सीएम योगी का यह अहम दौरा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है और 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का सीमेंट प्लांट है जिसका उद्घाटन करेंगे और सुबह 11:45 पर जो है उद्घाटन करेंगे। वही दोपहर 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर जाएंगे। स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि है और इस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ शहीद अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोपहर 4 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो यह जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का पूरा कार्यक्रम प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का ये सीमेंट प्लांट है। सुबह 11:45 के करीब 5 कालिदास मार्ग में ये उद्घाटन कार्यक्रम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरीके से देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का जो है वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी? आज सीएम के कई तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें आज उनको प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का जो सीमेंट प्लांट है उसका भी वो वर्चुअली रूप से जो है वो उद्घाटन करेंगे। और ये उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग से जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वर्चुअली रूप से इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसके जरिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनको लाया जाए। इसी को लेकर सरकार की तरफ से कई तरीके के इन्वेस्टर समिट जो है वो आयोजित की जा चुकी हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रोजगार के अवसर जो हैं वो सर्जित हो, जिसके जरिए जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनको रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी के चलते आज ये जो बड़ी उपलब्धि के तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सीमेंट का जो प्लांट है वो लगने जा रहा है और उसी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर करीब 12 बजे जो है इसका वर्चुअली रूप से उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल प्रियम, अगर बात करें आज और क्या कुछ कार्यक्रम है जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने का प्लान है? देखिए, आज के अगर सीएम के प्लान की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने आज सूचना विभाग की बैठक करी है अपने आवास पर। उसके बाद में अब ऑस्ट्रेलिया से जो उपायुक्त हैं उनसे मुलाकात हुई है और अब जो है वो इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11:15 बजे जो है प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का जो सीमेंट प्लांट है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे कल्याण सिंह जी की जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं उसकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसमें वो शामिल होंगे।
और उसके बाद शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जो कि कीर्ति चक्र हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाना है। ये लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे के पास में जो मूर्ति है वो लगाई गई है, तो वहां पर उसका जाके आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियमा तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ बात करें तो 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का ये सीमेंट प्लांट है जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। वहीं बड़ी खबर बताते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर, आज आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद के ऐलान को लेकर प्रशासन सावधान इस दौरान है। बसपा और सीपीआई ने बंद का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था आरक्षण को लेकर, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर, भारत बंद का इस दौरान ऐलान किया गया है। आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। कई सारे राजनीतिक दल जिसमें बसपा और सीपीआई भी शामिल हैं, वो भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिस फैसले के विरोध में देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई राजनीतिक दल भी भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। आज आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। बंद के ऐलान को लेकर प्रशासन इस दौरान सावधान है। इस दौरान बसपा और सीपीआई जैसे तमाम राजनीतिक दल भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था क्रीमी लेयर को लेकर, उसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह से स्थिति, क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या वो चीजें हैं जो इस वक्त बंद दिखाई दे रही है? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया था, आज 21 तारीख है, लेकिन बताते कि जिन राज्यों में आज भारत बंद है वहां पर अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ के डीएम और एसपी सिस्टम ने गाइडलाइन जारी की जो भी प्रदर्शनकारी होगा वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। यानी कि कुछ चीजें हैं जो बंद हो सकते हैं, लेकिन आज भी बैंक की बात करें, बैंक खुले हुए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अजय कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां भारत बंद का जो है असर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो भारत बंद का असर शायद बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल ही कुछ लोग इसके समर्थन में आए थे सुप्रीम कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जिसको लाभ मिला है उसको ही लाभ बराबर मिलता रहे, वो कहीं ना कहीं गलत था। तो उसमें देखिए 341 के तहत बात करें तो साफ साफ कहा है कि है ना गलत है, इसलिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए जिसको आवश्यकता है। तो देखिए दिल्ली में अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जा रहा है कि पूरी तरह से दिल्ली बंद है या कुछ चीज प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सामान्य जिस तरह से कल चल रही थी वैसे ही आज दिल्ली में देखने को मिला है। चाहे वो ट्रैफिक की बात करें, अस्पताल की बात करें या मार्केटों की बात करें, लगातार पूरी की पूरी तरह खुली हुई है। यानी कि लोग वापिस जा रहे हैं और अपना जो काम काज है वो कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, अगर हम देखें जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया, इसको बसपा की ओर से यानी कि मायावती की ओर से साफ तौर पर समर्थन मिला। उसके अलावा अगर हम देखें और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है? देखिए, इसमें चंद्रशेखर का समर्थन है, साथ साथ बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव का के परिवार का है वो समर्थन है। राजस्थान में भी इसका समर्थन मिल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है, लेकिन पूरे भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई इसे महसूस नहीं किया जा रहा। लेकिन बिहार के अंदर अगर बता दें तो बिहार की एक खबर ऐसी आ रही है कि वहाँ पर सिटी डीएम ने आदेश दिया है, अगर किसी ने प्रदर्शनकारियों ने कोई रोड जाम किया या मार्केट में तोड़फोड़ की या गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी वहाँ पे पूरी तरह से हिदायत दी गई कि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर ऐसा कार्य करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अजय, आप बने रहिएगा। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार लखनऊ का हालचाल जान ले। मोहम्मद आसिफ, अगर बात करें लखनऊ की, जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, मायावती ने इसको अपना समर्थन दिया है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने इसे अपना समर्थन दिया है, लखनऊ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? किस किस जगह पर और किन किन चीजों पर यह भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है?
बात करें तो राजधानी अम्बेडकर एससी और ओबीसी के लोग इकट्ठा हुए और बसपा पर आह्वान किया है और उन्हें आजाद समाजवादी के समर्थन मिला है कि आरक्षण के मुद्दे पर जितना सियासत हो रही है हवा देने की कोशिश कही जा सकती है। हालांकि अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष आज की अगुवाई में क्या प्रदर्शन होगा और मांग की जाएगी। बिल्कुल, यानी ज्यादा कुछ असर जो है देखने को नहीं मिल रहा है। आसिफ, आपके पास वापस आएंगे, एक बार फिर से अजय चौहान का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरह से आपने भी बताया राजधानी दिल्ली में भारत बंद का कुछ खास असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या? क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था, तमाम राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जिसको अपना समर्थन दे रहे हैं, उसके बावजूद आखिर असर देखने को क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल, देखिए, अगर बता दें जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, लगातार कहा कि जिस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसको मिल चुका है उसको नहीं मिलना चाहिए। तो दिल्ली में कल भी इसका प्रदर्शन किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बहुत अच्छा किया, उसके समर्थन में लोग उतरे थे। क्योंकि दलित समाज की बात कर लें या भील समाज की बात करें या कहीं ऐसे दलित समाज के लोग वहाँ मौजूद थे। वाल्मीकि समाज ने पूरा खुलकर इसका विरोध किया था कि जो आज भारत बंद है उसको लेकर पूरा विरोध किया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वो अच्छा किया, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर राजनीतिक दल सामने नहीं आ पा रहे हैं और न ही दिल्ली में ऐसा कुछ महसूस किया जा रहा है कि आज भारत बंद है। तो देखिए, लगातार कहीं ना कहीं जिनको जरूरत थी वो लोगों को फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि कम से कम भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था तो उस समय जो कहा गया था कि इसका अगर हम आरक्षण देते हैं सबको तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। तो देखिए, उसका लोगों को समर्थन किया कि कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया है तो सबको अधिकार देने की बात कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जितने वाल्मीकि समाज से कल काफी कम हजारों की संख्या में वो मौजूद थे, कई अलग राज्यों से लोग आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है वो हमें सर्वोच्च, हम उनके समर्थन में। अगर प्रदेश के अंदर भारत बंद होता है क्या हम उनके कोई सहयोगी या वैसे कुछ बंद करते हैं तो हम उनको समर्थन करें, दुकान खोलें ताकि भारत बंद करें, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इसका कोई असर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, वहां क्योंकि पहले ही बसपा ने ऐलान कर दिया, अपना समर्थन भी दिया, साथ ही इसे साजिश बताया कि साजिश के तहत जो है आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दौरान हम अगर प्रशासन की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कैसे हालात, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है खासकर बसपा की तरफ से, हालांकि आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला है। अगर बात करें भारत बंद के प्रदर्शन की तो अम्बेडकर प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी सौंपने की तैयारी है। और इस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब बसपा पूरी तरह से आक्रामक हो चली है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती को कहीं न कहीं चुनाव के पहले आरक्षण का मुद्दा एक सियासी हथियार के रूप में भी मिलना देखा जा रहा है। और वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राजधानी लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और एक आदेश जारी किया गया है कि जहां की परमिशन ली गई है जिस स्थल की, वहीं पर धरना प्रदर्शन किया जाए और यह धरना प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन है आज भारत बंद को, और जिस तरह से मोहम्मद आसिफ आपने भी बताया कि प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन सवाल यही कि भारत बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में? देखिए, भारत बंद का जो आह्वान किया गया है इसका असर मिला जुला दिख रहा है। और जिस तरह से इस आरक्षण के मामले को सियासत हो रही है, कहीं न कहीं एक बड़ा मास्टर प्लान है आरक्षण को लेकर। भारत बंद जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और आरक्षण के मुद्दे पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, चाहे पीडीए कहा जाए। और बात अगर बसपा की करें तो बसपा भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं सियासत तेज कर रही है, चाहे पीडीएम फार्मूला हो। वहीं आजाद समाज पार्टी का भी दलित और ओबीसी वोटरों पर पूरी तरह से फोकस है। तो ऐसे में अगर तीनों दलों की बात करें तो सभी के लक्ष्य एक है कि एससी और एसटी वोटरों को किस तरह लुभाया जाए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है क्रीमी लेयर आरक्षण का, इस
जिसका लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा और आजाद समाज पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस सियासी जंग में कांग्रेस ने पूरी तरह से दूरी बनाई है और यही वजह है कि बसपा बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे भारत बंद हो या जिस तरह से क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लेकर पूरी तरह से दूरी बनाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं। अजय, अगर बात करें दिल्ली की, जहां लखनऊ में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है भारत बंद का, वहीं भारत बंद राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से फेल दिख रहा है। अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनकी आगे रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जिस तरह से जो अलायंस गठबंधन की बात करा, उसमें कुछ ही दल ऐसे हैं तो इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में, यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक पार्टी जो दिल्ली से ही सबसे बड़ी आवाज उठाई जाती थी जंतर मंतर पर, लेकिन वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि इस बिल में जो सामने आया है, जिससे हम लोग की बात कर ले तो इसमें कहीं ना कहीं समर्थन सभी लोगों का मिल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। तो ऐसे में दिल्ली में बिल्कुल नकारा सड़कें सुनसान है, लेकिन दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है क्योंकि ऐसे में कहीं से भी क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो कि अपनी जो जनता को लेकर के, भीड़ को लेकर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में समर्थन धरना प्रदर्शन बिल्कुल बैन कर दिया गया था। पुलिस अलर्ट कर दिया है कि आखिरकार ऐसी कोई गतिविधि ना हो सके। लेकिन दिल्ली के अंदर बात कर ले तो दिल्ली में बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई बाजार में, ना कोई मार्केट में, अस्पताल, सारा प्रॉपर तरीके से जैसे कार्य किया जाता है वैसे दिल्ली में चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस भारत बंद का कोई भी महसूस नहीं किया जा रहा कि दिल्ली के अंदर भी कोई बंद है आज। बिल्कुल, यानी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो भारत बंद का जो असर है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिला है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आसिफ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार मुस्तैद। यूपीएससीएफ के रडार पर आए पेपर सेटर सुभाषपा विधायक बेदीराम समेत 1541 अपराधी जो है रडार पर है। 67 जिलों में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 23 से 25 अगस्त और 30 से 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जा रही है। 7,244 आरक्षी पदों के लिए 1,154 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराए जाएंगे। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पेपर लीक, सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ नकलविहीन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन भी कराया जाएगा। तो अहम जानकारी सामने आ रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है अब योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आसिफ, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आपका। जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा लगातार जो है एक अहम मुद्दा बनकर रही है सामने, और लोगों के लिए, बात करें राजनीतिक दलों के लिए, यह सियासत का मुद्दा जो है बन गया। भाई अगर हम बात करें अभी, तो जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि सरकार, योगी सरकार जो इस पर पूरी तरह से सख्ती अपनाए हुए और एक बार फिर से परीक्षा जो है आयोजित कराया जा रहा है, लेकिन इस बार नकल विहीन यानी कि पारदर्शी तरीके से जो है इसे आयोजित कराने के लिए किस तरह की तैयारियां? जिस तरह से दोबारा परीक्षा कराई जा रही है, कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पिछली दफा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया था, अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ था, विपक्षी लगातार एक्टिव हो गए थे और सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहे थे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक वायदा किया था कि 6 महीने के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और साथ ही साथ परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। और इसके अलावा अगर पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें तो पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर में जिस तरह से नकल माफियाओं के मंसूबे पिछली दफा कामयाब हो गए थे, इस बार विफल करने के लिए एहतियात भी लगा दी गई है। और उसमें जो पेपर लीक सालभर गैंग है उन पर पूरी तरह से नजर रखी रही, चाहे सुभाषपा के विधायक बेदीराम समेत 1541 जो नकल माफिया, उन पर पूरी तरह से पहले नजर रखी जा रही है। और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले पहुंचना होगा, उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और साथ ही साथ यह भी परीक्षा केंद्र पर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई मुन्ना भाई को इस परीक्षा
पेपर में शामिल तो नहीं हो रहा है, इसकी भी तैयारी कर रखी गई है। और जिस तरह से जो है पिछली दफा पेपर लीक हुआ था और तमाम आसिफ, अगर हम देखें पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए गए थे, चाहे वो आम जनता हो, जो अभ्यर्थी हो वो, या फिर अन्य जो विपक्षी दल रहे हो। लेकिन इस बार जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, जो आधार सत्यापन कराए जा रहे हैं 2.5 घंटे पहले, वहीं जिनके सत्यापन हो चुके हैं वो आधे घंटे पहले पहुंच सकते हैं। इसके अलावा किस तरह की जो सख्ती इस दौरान देखी जा सकती है? देखिए, जो ही पुलिस भर्ती परिषद जो भी केंद्र बनाए हैं वहाँ पर एसटीएफ तैनात रहेगी, साथ ही साथ खुफिया पुलिस की भी तैनाती रहेगी। और इसके अलावा जिस तरह से 20,000 अभ्यर्थियों के संदिग्ध फार्म आए हैं, उस पर भी कहीं न कहीं पुलिस और सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यह 20,000 संदिग्ध कौन है इसका भी पता अब एसटीएफ लगाने में जुड़ गई है कि कहीं इसमें किसी सालभर गैंग का तो हाथ नहीं है। इसकी भी जो है जांच कराने के लिए पेपर भी परीक्षा केंद्र पर लेकर पहुंचना होगा, चाहे आधार कार्ड हो या फिर डीएल हो या फिर अन्य कागजात। जब पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाएगी तभी परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा देने की अनुमति अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके अलावा जो है तमाम ऐसे जो गतिविधियां उन पर नजर रखने के लिए जिस तरह से व्हाट्सएप नंबर, मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 60,000 से ज्यादा पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब फिर से हालांकि आयोजन हो रहा है, 65 से ज्यादा जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से मॉनिटरिंग की क्या कुछ तैयारियां? देखिए रिया, दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर योगी सरकार और डीजीपी प्रशांत कुमार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार बैठक कर परीक्षा केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा वाले दिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और साथ ही साथ एसटीएफ को भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है कि कहीं पे भी कोई सालभर गैंग इस बार परीक्षा में कोई चूक ना हो सके, अच्छे से परीक्षा सफल हो सके, नकल विहीन ढंग से। ऐसे के लिए इस चीज को देखते हुए तैयारियां जो है अब की बार पूरी कर दी गई है। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।